लाइफ में बीमारी तो सारे लोगों को होती है, पर सारे लोग मेंटेन नहीं कर पाते, अवेयर नहीं रह पाते हैं उस चीज से कि हम कैसे अवेयर रहें। एक तो हमें पहले से अवेयर रहना चाहिए, पर जिन किसी को हो जाता है वो भी अवेयर नहीं रह पाते हैं। तो हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है ये प्रोग्राम का कि अवेयरनेस। जनरली हाँ, ब्लड डिसऑर्डर डे बाई डे हमारे कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं। लाइक कैंसर हुआ, थैलेसीमिया हुआ, हेमोफीलिया हुआ, सिकल सेल हुआ, ये सारे कुछ हुआ। तो जिसके कारण हमारे देश में अवेयरनेस की काफी कमी हो रही है, ताकि इसी के कारण हम लोग का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो हम लोग का एकमात्र उद्देश्य अवेयरनेस। तो मैं आज यहाँ पे हूँ। हमारे साथ काफी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। हमारे स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर डॉक्टर शिवाजी सर मुख्य अतिथि, वो भी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। और हम लोग सारे लोग, हर तरह के डॉक्टर्स यहाँ बुलाए गए हैं, जिस कारण से जिन किसी को भी प्रॉब्लम हो वो अपना डिस्कस कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जनरली सबसे ज्यादा डॉक्टर से अच्छा वो बता पाते हैं जो कि वो पेशेंट प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। जैसे कि पेशेंट, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हो, थैलेसीमिया के पेशेंट हो, हेमोफीलिया के पेशेंट हो या सिकल सेल के पेशेंट हो, तो डॉक्टर से अच्छा एक्सपीरियंस वो लोग दे पाते हैं आपको, और आपको वो समझा सकते हैं अच्छे से। तो हम लोग आज मौजूद हैं इन्हीं लोगों के बीच। आप सभी पेरेंट्स और बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोगों को इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात एक एक करके हम लोग सबसे पहले डॉक्टर्स का जानेंगे। हमें हमारे शिवाजी सर सबसे पहले मतलब बताएंगे, और फिर हम लोग डॉक्टर से सुनेंगे। फिर आप लोग अपना जो भी प्रॉब्लम शेयरिंग है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, सारा कुछ आप कर सकते हैं। जैसा कि संदीप ने कहा है, संदीप जी थोड़ा बताइए इन लोगों का आगे का कार्यक्रम। संदीप जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहे हैं तुम। तो आज का कार्यक्रम है कि पहले गेस्ट जो है वो अपना भाषण देंगे, या जो भी उनका जो बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में। और मैं पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बता दूं आपको कि हम लोग का कार्यक्रम आज हेलन केलर डे है, और हम लोग ई समारोह कर रहे हैं। पूरे बिहार में इसको मनाया जा रहा है, और हम लोग ने टारगेट किया है कि 51 लाख जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन लोग तक हम लोग पहुंच सकें। और इस ई वर्चुअल, या बोल सकते हैं ई जन जागरूकता जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम लोग जो अति गंभीर दिव्यांगजन है और जो दिव्यांगजन है उनके अभिभावक गण, उनके लीगल गार्जियन और सरकार के अधिकारीगण, पुनर्वास विशेषज्ञ, सिविल सोसाइटी एवं सभी गांव, पंचायत, प्रखंड, सब डिवीजन, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर गठित डीपीओ द्वारा मिलकर ये हम लोग मना रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम अभी पूरे बिहार भर में चल रहा है, और उनका स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज जो बिहार का है, जो दिव्यांग जन निसक्ता कार्यालय है, वहाँ से ये मनाने का आज एक लेटर निकला था। उसी के अनुरूप हम लोग ये कर रहे हैं, और हम लोग का ये कार्यक्रम बस जागरूकता फैलाना है थैलेसीमिया पेरेंट्स के बारे में, उनको क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानियां होती है, क्या डाइट लेना चाहिए उसके बारे में। तो हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। मैं शिवाजी सर से कांटेक्ट करता हूँ वो ऑनलाइन में। अनम्यूट करिए अपने। हाँ, ओके ओके। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मौजूद है हमारे हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश सर, और गायनोकोलॉजिस्ट मीना सावंत मैम, और हमारे मोटिवेशनल सेशन देने के लिए हमारे डॉक्टर्स मुंबई से मौजूद हैं। सो हम लोग उन लोगों का स्वागत करते हैं और उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे मीना मैम से। जैसे कि हम लोग के मतलब लाइफ में हो रहा है कि थैलेसीमिया के बच्चे बहुत ज्यादा डे बाई डे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उससे हम कैसे बचे और कैसे अवेयर रहे, तो इस बारे में बताएंगी थोड़ा मीना मैम। मैम थोड़ा आप बताएंगी? मीना मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल ज़रूर। पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी आज मैं आप सबके बीच में हूँ। आपने एक बहुत अच्छी पहल की है इस विषय में, और जहाँ तक हम डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट का सवाल है, हम लोग आपके सपोर्ट में हमेशा हैं। और हमारी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि
इसके बचाव में हम लोग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि आप लोग बहुत गंभीर होता है, मतलब हम लोग बोलते हैं जो ये अनुवांशिक जो जाता है ये पेरेंट्स से आता है। पेरेंट्स में अगर इसके जीन्स हैं, अगर एक जीन है तो वो माइनर रहता है, उसमें ये जीन रहता है मगर बीमारी होती नहीं है। अगर दोनों पेरेंट्स में एक एक जीन है तो मिलके दो जीन होने से वो मतलब वो बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। तो हम लोग इसमें यह कर सकते हैं कि हम मेजर होने से रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जागरूकता बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के समय जैसे सब लोग अपना ब्लड ग्रुप जानते हैं, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, कुछ भी। इसी तरह से अगर हम लोग जाने कि हमारा थैलेसीमिया स्टेटस क्या है, या तो बिल्कुल नहीं है या माइनर रूप में है, और अगर मेजर में होगा वो तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि शुरू से ही आप जानते हैं कुछ महीनों के बाद से ही ऐसे बच्चे में अनीमिया के लक्षण शुरू हो जाते हैं, तो वो तो बीमारी ही हो गई। मगर अगर बीमारी नहीं है यह जान लेना भी जरूरी है। और अगर बीमारी के मतलब माइनर है, माइनर होने से यह हम लोग कर सकते हैं कि माइनर जैसे कोई लड़की है वो अपना पार्टनर माइनर ना चुने, क्योंकि अगर माइनर है तो उनका बच्चे में 25% चांस है कि बच्चे को मेजर या थैलेसीमिया रोग हो जाएगा। अगर माइनर एक नॉर्मल से शादी होती है तो कोई भी बच्चे में रोग नहीं होगा, कुछ प्रतिशत में ये माइनर रह सकता है। और इसी तरह से अगर किसी भी लड़की में है माइनर तो वे अपने पार्टनर का जरूर टेस्ट करा लें, और यदि उनका पार्टनर भी माइनर है तो यह संभव है कि जन्म से पहले ही ऐसे ही बच्चे को जन्म दिया जाए जिसमें यह रोग ना आया हुआ। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं प्रेगनेंसी में अगर पहले से ना हुआ हो। ब्लड ग्रुप की तरह यह ट्रेट वो यूनिवर्सल है, मगर या तो है या तो नहीं है। अगर पहले बचपन में या किशोरावस्था में इसका शादी से पहले ही पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। मीटिंग आईडी डाल दिया है। तो आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो इसमें यही है कि अगर हम लोग टेस्ट कराएं और जानें कि इनका स्टेटस क्या है, ताकि वह अपनी मतलब आगे की प्लानिंग प्रेगनेंसी के बारे में कर सकें और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सक्षम रहें। यही मतलब इस तरह से हम एक इसको अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उससे पहले भी इसकी जागरूकता बढ़ा सकते हैं, इसकी जांच करा सकते हैं और सबको इसके बारे में अवेयर करा सकते हैं। ये हमारी एक इम्पोर्टेंट भूमिका है। यस मैम। और दूसरा है, हाँ बोलिए। नहीं बोलिए मैम, बोलिए। बस हम लोग की भी यही कोशिश है कि जागरूकता बढ़ाना लोगों में, जिसके कारण ये ज्यादा और नहीं बढ़े, इसलिए। जी। और अच्छा, अगर किसी को थैलेसीमिया माइनर है तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है? एक तो बच्चे में हो सकता है जिसको हम रोक सकते हैं पहले ही। दूसरा है कि कभी कभी ऐसी महिलाओं को या व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है, मतलब खून की कमी हो सकती है। हालांकि ये बहुत अधिक नहीं होती है, मगर कभी कभी उनको भी खून बनाने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए उनको जरूरी है कि वो समय समय से अपना ब्लड टेस्ट करा लें, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराएं और अपने खान पान में पूरा मतलब अपना खाने पीने में अपना पूरा ध्यान रखें कि कम से कम जो डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हो जाता है उससे बचें, और समय समय पर आयरन या फोलिक एसिड और अपना ये और न्यूट्रिशियस डाइट का सेवन करें। और कुछ जानना चाहेंगे मुझसे? अगर आप लोगों में से किसी को कोई मीना मैम से कोई प्रश्न है अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग या फिर कैसे इसको हम लोग बच सकते हैं, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हमारे बीच है मीना मैम। क्या किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अभी मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगी कि गए महीने में 8
मई को हम लोग जो थैलेसीमिया डे मनाते हैं, उसमें इस बार हम लोगों ने मतलब देशव्यापी अपना एक चलाया था, जिसमें कि डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर और प्रियंका और उनके कई और बच्चे थे हम लोगों के साथ। इन्होंने मतलब काफी अवेयरनेस का प्रोग्राम कराया, लोगों को ब्लड डोनेट करने में मोटिवेट कराया, और जो रूटीनली कुछ टेस्ट प्रेगनेंसी में होने चाहिए अपना थैलेसीमिया स्टेटस जानने के लिए, और उसकी मुहिम चलाई, और लोगों और वाकई अब लोगों में मतलब यह टेस्ट एक रूटीन तरह से किया जाने लग रहा है। पहले भी हो रहा था और उसकी और अब बढ़ गई है इसकी चलन। जी मैम बिल्कुल। तो अब हम लोग बुलाते हैं हमारे बीच मुंबई से एक मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कुछ बताने के लिए, हम लोगों को जानकारी देने के लिए और हम लोगों को हेल्प करने के लिए, अवेयरनेस ज्यादा फैलाने में आपका बहुत ग्रेट थैंक्स है, और हम लोग को इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए और थैंक्स। तो और आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, हमारी मैम जो है बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, जिससे आप खुल के आप शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई जनरली होता है कुछ डॉक्टर से लोग हिचकिचाते हैं कुछ शेयर करने में कि कैसे शेयर करेंगे एंड ऑल, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर मैम से आप खुल के शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स अभी मौजूद हैं वो सारे लोग फ्रेंडली हैं, ताकि आप अच्छे से शेयर करके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं और 100% सॉल्यूशन मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। सो आप लोग भी अगर जो भी क्वेश्चंस है तो आप लोग बिल्कुल बताइए और अपना अपना एक्सपीरियंस रखिए। तो अब हम लोग बुलाते हैं मुंबई के हमारे डॉक्टर्स हैं मोटिवेशनल सेशन के लिए। सो सर प्लीज वेलकम। सर का नाम? सर डॉक्टर हरेश मेहता है। हरेश सर, आई कैन स्पॉट हिम। हेलो हरेश सर, गो अहेड। अरे आई वांट द बोर्डिंग यार, रिटन बोर्डिंग है क्या? हेलो नमस्ते, कैन यू हियर मी? यस सर, सुनाई दे रहा है यस सर, यस सर। आपको? अच्छा, अब मुझे चाहिए कि सब पार्टिसिपेंट अपना वीडियो ऑन करें। यस यस सर, बिल्कुल। ठीक वी आर रेडी। ओके। सो जनरली देखा जाता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम स्ट्रेस हो जाते हैं, सही है कि नहीं? यस यस। सो दे कैन, यू कैन अनम्यूट देम आल्सो, उनको अनम्यूट भी कर देंगे तो भी चलेगा। तो हम स्ट्रेस से कैसे जीते हैं? स्पेशली अगर थैलेसीमिया मेजर है तो उनको हर महीने ब्लड टेस्ट के लिए जाना है, ब्लड लेना है, तो वो स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरा आउटकम क्या होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, मैं ठीक हूं कि नहीं। तो कैसे डील करते हैं आप लोग स्ट्रेस से? तो बताओ कैसे डील करते हैं स्ट्रेस से, बताइए। Anyone want to share experience? Then raise your hands, please. ठीक है, स्ट्रेस से कैसे डील करते हैं आप लोग कि स्ट्रेस होता ही नहीं आपको? सर बेसिकली उसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। ओके, इसको हर एक डिजीज को थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उससे कैसे लड़ना है हमें। ठीक है। और बच्चे, बिल्कुल। यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, वो कैसे डील करते हैं स्ट्रेस से? ठीक है, बताइए बाबू, आप लोग कैसे डील करते हैं अगर आप लोगों को कोई टेंशन होता है तो? आप लोग सुन पा रहे हैं? आई थिंक ये लोग नहीं सुन रहे हैं। ये सुन पा रहे हैं, they all are unmuted, so they can ठीक है, speak ठीक है, also. कोई नहीं, कोई नहीं, मेरी शर्मा बोलने के लिए। तो ये जो डिस्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें डिजीज है, जैसे थैलेसीमिया माइनर है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, तो उसमें इतना स्ट्रेस नहीं होता कि कुछ मुझे मेजर प्रॉब्लम होने वाला। जब थैलेसीमिया मेजर रहता है तो ब्लड लेने जाना पड़ता है, संदीप जी सबको अनम्यूट कीजिए। उनको रेगुलर दवा लेनी पड़ती है, उनको जाके डॉक्टर से मिलना पड़ता है, तो एक तनाव रहता है कि डॉक्टर क्या कहेगा, कहीं नई दवा तो नहीं दे देगा, कहीं ज्यादा तकलीफ तो नहीं देगा, कहीं मेरी डिजीज बढ़ रही है कि नहीं। इससे स्ट्रेस होता है।
और जब स्ट्रेस होता है तो बॉडी में एक फ्यू सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, इससे बॉडी को और हार्म होता है। तो स्ट्रेस अगर थोड़ा हो तो अच्छा है, तो आप डिसीजन सही ले पाते हो। लेकिन अगर स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो हानिकारक होता है। अब ये कैसे पता चले कि स्ट्रेस ज्यादा हो गया? ये इससे पता चलता है कि जब आप स्ट्रेस के मारे सो नहीं पाते, रातों को नींद नहीं आती, हमेशा डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि कहीं तो प्रॉब्लम नहीं हो जाए मुझे, ये स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया है। इसे काउंटर करने के लिए हमारी एक हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को स्पेशली टेक्निक सिखाती है जिससे उनका तनाव या स्ट्रेस कम हो और वो ये प्रॉब्लम से अच्छी तरह से जूझ पाए। तो अगर बच्चे तैयार है तो मैं उनको ये सिखाता हूँ 10 मिनट में, और अदर इससे भी कम में। आर दे रेडी? उनको देखिए, नियर भी मुझे सुनाई दे रहा है सब? यस सर, यस सर, यस सर, सब कुछ सुन रहा है सर। तो इसको हम हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन कहते हैं, उसको कहते हैं आरामदायी टेक्निक। अब जो मैं कहूँ आप करते जाइए एंड सी हाउ यू फील। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बहुत ही हल्की से बंद कर लें। आंखें बंद रखिए, पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अब उनमें आराम महसूस करिए, आंखें अपनी बंद ही रखिए, अपने टखनों एवं पंजों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि धरती माँ की ऊर्जा, आरोग्यकारी ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। पंजों से ऊपर घुटनों की ओर एवं पैरों को आराम पहुंचा रही है। अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें। आरोग्यकारी ऊर्जा पैरों पर ऊपर चढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपने कूल्हे पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी पीठ को ढीला छोड़ दें। ऊपर से नीचे तक आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधे सुखद एहसास में विलीन हो रहे हैं। अपनी ऊपरी बाहों को एकदम से ढीला छोड़ दें। आपकी कोहनी से नीचे हथेली तक सारी मांसपेशियां, उंगलियों के पोरों तक सभी आराम महसूस कर रहे हैं। गर्दन को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान चेहरे पर ले आए। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंख, कान, चेहरे की सभी मांसपेशियां सिर के शिखर तक सब ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि अब आपका पूरा शरीर पूरी तरह कितना हल्का हो गया है। धीरे से एवं हल्के से अपना ध्यान उस अंग या शरीर के उस स्थान पर ले जाइए जहां पे आपको तकलीफ हो रही है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ
ले जाइए। हृदय से उभरती हुई ऊर्जा पे ध्यान दीजिए। अपने हृदय में प्रेम की भावना और ईश्वर की जो ज्योत है उस पे ध्यान दीजिए और उसमें लीन हो जाइए। अगर आप ये रोज सुबह या शाम 5-10 मिनट करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आपका जो मानसिक तनाव है धीरे धीरे कम हो जाता है। इसमें पाया गया है जो बच्चे ये रेगुलरली करते हैं उनको नींद अच्छी आती है, उनका तनाव कम होता है और अगर स्कूल में परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें तनाव से जूझना आता है। ठीक है, अगर आप ये रोज करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। प्रियंका जी आप बोलिए अभी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिए बच्चों को। जनरली होता है कि एक छोटा सा भी बीमारी किसी के घर में आ जाता है तो बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मम्मी हो या पापा हो या पेशेंट हो, सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और इवन कि उन्हें कुछ सब संतावना तो जरूर देता है ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, बट उनको हकीकत इंटरनली कोई नहीं बताता है कि क्या होगा नहीं होगा, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बहुत अच्छा तरीका बताया सर स्ट्रेस कम करने का। आपका बहुत बहुत थैंक्स। सारे लोग को यही चाहिए था जनरली कि क्योंकि आज के डेट में बीमारी ज्यादा हो गई है, साथ साथ स्ट्रेस भी हो गई है और जिसके कारण मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं देता है। और आप यहाँ हम लोग के बीच में आए, सो आपका बहुत ज्यादा थैंक्स और सारे बच्चे का टेंशन दूर किए। आप संदीप सर को कॉल कीजिए। सर यहाँ पे आ चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हरीश मेहता सर। ये बहुत ही स्ट्रेस अभी का बहुत और फेसबुक लाइव भी कर दीजिएगा संदीप। हम लोग कर लेंगे उसको बाद में। हमारे बीच में सर डॉक्टर शिवाजी सर आए हुए, तो हम लोग चाहेंगे कि सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी, और सभी थैलेसीमिया से जुड़े हुए जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, अभिभावक हैं, डॉक्टर्स हैं और जितने भी बाकी लोग हैं, सभी को हमारे हेलेन केलर्स डे पर इसकी 140वीं एनिवर्सरी पर सभी को शुभकामना। और हम लोग जो हर कोई अपने अपने स्तर से, मैं देख रहा था मेरे पास इतने सारे पूरे बिहार से फोटोज आ रहे हैं। हर एक छोटे छोटे स्टेक होल्डर जो हैं, हमारे गांव हो, ब्लॉक हो, सब डिवीजन हो, जिला हो, कमिश्नरी हो और स्टेट हो, चाहे वो सिविल सोसाइटीज के लोग हों, वॉलेंटियर्स हों, सभी कोई मैं देख रहा हूँ कि अपने अपने स्तर से जो है सभी कोई इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और मुझे यही दिख रहा है कि आज दिव्यांगता के प्रति कितनी लोग जागरूकता बढ़ती जा रही है। जो आप सुन रहे हैं, बता दें कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की ZC धारा 2 के अंतर्गत भी जो है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल रोग, तीनों जो है दिव्यांगता के श्रेणी में रखा गया है। और सभी से हमारे अनुरोध है कि आप प्रमाण पत्र बनाएं और जो भी सरकार सुविधा दे रही है उस सुविधा को ले। हमने अभी आदेश लगातार डे केयर सेंटर और बाकी चीज़ों के लिए आदेश दिया था। तो और कोई भी जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है और खासकर जिनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है 15 दिनों पर, थैलेसीमिया के जो हमारे बिहार के रहने वाले हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए निर्बाध रूप से ब्लड मिलते रहे, इसके लिए पूर्व में भी कई लेटर दिया जा चुका है। आज सुबह ई समारोह और ई संवाद के क्रम में कुछ और ई न्यायालय के क्रम में कुछ लोगों ने इस बात को उठाया, इस मुद्दे को कि जो थैलेसीमिक लोग हैं उनको कुछ खासकर 2 जिले के बारे में बताया गया, गोपालगंज और भागलपुर। हम लोगों ने अपने लीगल एडवाइजर को आदेश दिए हैं कि आज के जो
ये न्यायालय है उसके क्रम में उनको आदेशित किया जाए, और हम न्यायालय के माध्यम से आने वाले समय में कोई भी एक इफ बट सुनने नहीं चाहते हैं कि थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम या ब्लड रिलेटेड या उसको मेडिसिन है या कोई और भी अन्य भी उनको जो सुविधाएं मिलनी है दिव्यांगता कैटेगरी में, बिहार सरकार प्राथमिकता के आधार पर इनको चाह रही है कि इनको विशेष रूप से हर सुविधा मिले। तो मैं चाहता हूं कि जो थैलेम्स आप लोग जो डिस्कशन करेंगे, जो बातें आएगी, उस बातों को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, और संदीप से आग्रह करेंगे कि इस कार्य को लाइव भी कर दें, आपको बाकी लोग भी इस प्रोग्राम को देखते रहें। और उनको भी हमने अभी देखा था कि सुबह में 11 लाख से ज्यादा लोग जो विभिन्न माध्यमों से जब एक दूसरे के साथ जुड़े थे, तो पूरे बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। तो ये इसी तरह हम हर सरकार चाहती है, आज 2 थीम लेकर हम लोग हेलन केलर डे का 140वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पहला तो है कि जो वोटिंग राइट्स है, एक्सेसिबल इलेक्शन है, प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा देर लाइन लगनी नहीं पड़े, इनको कोई थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और इनको वोटर कार्ड जो है प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा, और उनके कोई उनको दिक्कत नहीं हो एक्सेसिबल इलेक्शन के कारण, उनको चुनाव में अपनी मत का पूरा प्रयोग कर सके, उसके लिए जागरूक करना चाहता हूँ। अगर ऐसे आप आम वोटर्स हैं तो उसके नहीं, अगर दिव्यांग वोटर्स हैं तो उसके लिए धारा 11 के तहत हमारे सीईओ और जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी ने इसके लिए विशेष इंतजाम किया गया है कि कैसे जो आने जाने में सक्षम नहीं है उसके लिए कैसे गाड़ी की व्यवस्था की गई है, वहां पर ज्यादा देर रुकना नहीं पड़े, उनको वापस भेजवाने का, उनको कोई असिस्टिव डिवाइसेज या टेक्नोलॉजी अगर उनको का जरूरत है तो उन पर भी हम लोग काम करने का जरूरत है, उनको प्रोवाइड करने का जरूरत है। थैलेसीमिया ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी हम आग्रह करेंगे कि जितने भी हैं बिहार में उनके अभिभावक लोग, आप प्राथमिकता के आधार पर अपने वोटिंग राइट आने वाले विधानसभा के चुनाव में, उसमें 4 साल के बाद इलेक्शन होता है, मैं चाहता हूँ कि छूटे ना, हर दिव्यांगजन अपने मताधिकार का प्रयोग करे। दूसरा थीम हम लोग ने लिखा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में जो प्रदत्त उनके राइट्स हैं, 102 धाराएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों को किसी भी जगह उनकी जरूरत है तो उनको हम लोग मुहैया कराना। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट जरूर अपना बनवाएं, और सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके जो बाकी जो आपके राइट्स हैं, जैसे ब्लड आपको मिलना है बिना किसी खर्च का मिलना है, और चढ़ाने की भी आपको कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उससे संबंधित दवा की जरूरत है वो भी आपको मिलेगा। तो ये लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि हेलन केलर जिस तरह वो उनको विदुषी महिला थी, राजनीतिक थी, समाज सेवी थी, टीचर थी, जिन्होंने पहली महिला ग्रेजुएट थी अपने स्टेट की, और वो सुनती भी नहीं थी और देखती भी नहीं थी। तो ये हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो उनके जो अभिभावक हैं और आप जो थैलेसीमिक जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि आप बिल्कुल निराश ना हो, सरकार आपके साथ है। साथ साथ अन्य जगह भी आपको निराशा होती है तो आप उनकी किताबें पढ़ें और हेलन केलर के जीवनी के बारे में पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपको प्रेरणा मिलेगी। आज हम लोग लक्ष्य रखे हैं, सुबह से लगातार कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और शाम तक कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से हम लोग जो है हम लोग सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये लगातार जारी रहेगा। आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है हर व्यक्तियों के द्वार पर मिले, हर जो दिव्यांग RPWD 2016 में जो अधिकार मिले हर दिव्यांगों के द्वार, यानी सरकार आपके द्वार, सरकार चाहती है आपके डोर स्टेप पर ही जो आपकी ग्रीवांसेज है उसका रिलेशन करें, आपको परेशानी ना हो, आप बाकी सामान्य लोगों की तरह अपने आप को कभी भी अपने आप को हीन भावना न लाने दें, या आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगे कि भेदभाव, आप दिव्यांगजन है, आप थैलेसीमिया पेशेंट है, आप
हीमोफीलिया से ग्रसित है या आप सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, तो किसी तरह आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। बेहिचक और बताएं, और आपको प्राथमिकता के आधार पर आपको जो भी राइट्स दिए हुए हैं उस राइट्स का जो है हम चाहेंगे कि आप लोग उपयोग करें, क्योंकि ये मेरे आने के बाद ही इस बारे में ज्यादा लोग को जानकारी मिली है कि इसके सर्टिफिकेट वगैरह भी बन रहे हैं। और अभी मैं देखा हूँ कि बहुत कम समय में यूडीआईडी, जो एक मील का पहाड़ लगता था यूडीआईडी, उस सब में भी देख रहा हूँ कि लगातार बना के ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह थैलेसीमिया पेरेंट एसोसिएशन को मैं बधाई देता हूँ कि आप जो है आज अपने सिविल सोसाइटी के रहते हुए आपने हेलेन केलर डे मनाने का प्रयास किया। सरकार, बिहार सरकार और ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको शुभकामना देती है, आपको धन्यवाद देती है कि आप सरकार के साथ साथ आप सिविल सोसाइटी के लोग और दिव्यांगजन सब कोई जो है हेलेन केलर डे मना रहे हैं। और जो सरकार हम लोग ने जो थीम रखा है ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर, दोनों थीम पर आप लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस सब कोई मिलकर काम करेंगे, सबका जीवन जो है खुशहाल बनेगा और बाधा रहित वातावरण के साथ हम जो है सम्मान पूर्वक और गौरवमय जीवन को व्यतीत करने में सफल होंगे। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से बिहार थैलेसीमिया पेरेंट एसोसिएशन का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह सर हैं। तो हम चाहेंगे कि सर ने पिछली बार भी बहुत ही अच्छी जानकारियां हम लोगों को दी थी और बहुत ही फायदा हुआ था। हम लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया सर और बहुत सारे सवाल भी उस पे आए थे, हम लोगों ने आपसे पूछा। तो हम लोग चाहेंगे सर कि आप फिर से एक बार बताएं, क्योंकि इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से लाइव करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो सर प्लीज डॉक्टर अविनाश सिंह। जी, तो सभी लोगों को नमस्कार और आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाजी सर एंड बिहार थैलेसेमिया पेरेंट्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी प्रियंका मिश्रा जी, संदीप जी को धन्यवाद इतना अच्छा कोऑर्डिनेट करने के लिए। और ब्लड रिलेटेड बीमारी के बारे में जब भी हम अपने स्टेट में चर्चा करते हैं या कभी भी ऐसे मीटिंग्स में मिलते हैं तो डॉक्टर शिवाजी का, प्रियंका मिश्रा जी का, ब्रजेश जी का, मुकेश सिसारिया जी का, इन लोग का नाम ऑलवेज आता है। और इनके साथ हमारे सारे मीडिया कर्मी जो हैं, किसी भी पेपर के हों, डिजिटल है चाहे ऑडियो विजुअल है, तो उन लोगों का काफी योगदान रहता है। काफी बढ़ चढ़ के वो लोग लिखते हैं जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो। सभी सुनने वाले जो हैं, बहुत सारे इसमें रोग से ग्रस्त थे जो कि आज ठीक हैं, उनके परिजन हैं, आम जनता है, जनप्रतिनिधि हैं जो इसको सुन रहे हैं, उन सबको नमस्कार। और आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, ब्लड रिलेटेड बीमारी, रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो ब्रीफ में जस्ट हम बताना चाहेंगे कि रक्त काफी महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का और ब्लड को जो है कनेक्टिव टिश्यू माना गया है। जैसे कि दो बोन को जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उसी तरह से ब्लड को भी एक कनेक्टिव टिश्यू माना गया है। और ये काफी इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। किसी भी व्यक्ति में जो अच्छे से काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, शरीर के विभिन्न पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, वो ब्लड के द्वारा ही मिलता है। और शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए ब्लड का काफी महत्वपूर्ण रोल है। तो ब्लड के कंपोजिशन को यदि हम लोग देखें कि इसमें क्या है, कैसे बना होता है, तो वाटर है, कुछ प्लाज्मा के और प्रोटीन्स हैं और कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, सेल्स हैं। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उसमें बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन्स है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। और इसी तरह के एक क्लॉटिंग फैक्टर्स की यदि कमी होती है तो उसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। जैसे कि फैक्टर 8 की कमी यदि हो जाए, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है, तो उसको हीमोफीलिया ए कहते हैं। यदि फैक्टर 9 की होती है तो हीमोफीलिया बी है।
और इसी तरह के अन्य बीमारियां हैं, वॉन विलेब्रेन डिजीज और बहुत तरह की बीमारियां क्लॉटिंग फैक्टर्स के कमी या उनके डिस्फंक्शन के कारण होता है, और ये एक आनुवांशिक बीमारी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मरीज का रक्त जो है वो जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है, तो कभी कभी बिना चोट लगे ही या कभी कभी हल्का चोट लगने से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है। और चूंकि छोटे बच्चों से ही इस तरह के दिक्कत सामने आने लगते हैं, तो जब वो रेंग कर चलना शुरू करते हैं, क्रॉल करना शुरू करते हैं, तो उनके घुटने खराब हो जाते हैं, चूंकि घुटने में ब्लीडिंग हो जाती है। बड़े होते हैं तो और भी जो जोड़ हैं पैर के, जैसे एंकल जॉइंट है, हिप जॉइंट है, उसमें ब्लीडिंग होने लगता है, और यदि उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया जाए तो वो डिजेबल्ड हो जाते हैं। तो एक तो प्लाज्मा प्रोटीन से संबंधित जो बीमारी है हीमोफीलिया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हीमोफीलिया के मरीजों को भी जो डिजेबिलिटी का नया गाइडलाइंस आया, उसमें डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए इंक्लूड किया गया है। ये काफी खुशखबरी है हीमोफीलिया के मरीजों के लिए। और ब्लड में और दूसरे कंपोनेंट्स यदि हम लोग देखें, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, सेल्स हैं, तो उसमें एक रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी होता है, जो कि बाइकनकेव होता है, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है। तो आरबीसी की कमी होती है, उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया जो है वो हमारे राज्य के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे हमारे राज्य में करीब 50 से 60% जो लोग हैं वो एनीमिक हैं, खून की कमी से ग्रस्त हैं। ज्यादातर जो आरबीसी कमी का कारण देखा गया तो वो डाइटरी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण, वॉर्म इन्फेस्टेशन के कारण, या लेडीज लोगों में ज्यादा शाकाहारी होने के कारण, या मासिक में बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने के कारण, आयरन की कमी के कारण देखा गया। 60 to 70% जो कॉज होते हैं खून की कमी के, एनीमिया के, वो आयरन की कमी है। बाकी जो है वो विटामिन की कमी, जैसे विटामिन B12 वगैरह की कमी से होता है। और कुछ बीमारियां हैं जो कि आरबीसी से संबंधित हैं और आनुवांशिक हैं, जैसे कि आज हम लोग डिस्कस किए पहले भी थैलेसीमिया मेजर के बारे में। तो थैलेसीमिया मेजर एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें यदि मदर फादर को थैलेसीमिया माइनर हो तो बच्चों को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, और उसमें 6 महीने की आयु से, 5-6 महीने की आयु से ही हर महीने उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है, उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से डॉक्टर मीना सावंत मैडम ने बताया, और इसको भी डिजेबिलिटी के कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो सभी थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को जरूर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के इसका लाभ उठाना चाहिए। और हमारे पास इतने इनर्जेटिक डिजेबिलिटी कमिश्नर हैं जो कि ऑलवेज विलिंग है, ऑलवेज रेडी रहते हैं मदद करने के लिए, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, और हम इनको फॉलो करते हैं। काफी अच्छा लगता है देख के, हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसे ही एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें कि आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे के दिन इस पर चर्चा भी किए थे। ये भी एक डिजेबिलिटी के कैटेगरी में है, और सिकल सेल एनीमिया के रोगी हैं उनको भी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। तो ये सब आनुवांशिक बीमारी है। और कुछ जो है एक्वायर्ड डिजीज है, मतलब कि ये आनुवांशिक नहीं है, लेकिन कुछ हीमोलाइटिक एनीमिया है, जैसे ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है, उसमें एक्वायर्ड होता है, वो आरबीसी टूटने लगता है, तो उसमें स्टेरॉइड से हम लोग उसको ठीक करते हैं। तो आरबीसी से संबंधित कॉमन ये बीमारियां हैं। फिर एक डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, उसका काम इम्यूनिटी प्रदान करना है, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो डब्ल्यूबीसी के प्रॉब्लम से, जैसे डब्ल्यूबीसी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो साधारणतया वो किसी इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, उसको ल्यूकोमाइड रिएक्शन कहते हैं, या सेप्सिस के कारण ल्यूकोसाइटोसिस होता है। लेकिन कुछ सीरियस बीमारियां भी हैं जिनमें कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाता है या एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसको हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, और अन्य बहुत तरह के ल्यूकेमिया होते हैं, जैसे ALL होता है, AML होता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे लिम्फोमा है, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी में ही प्रॉब्लम होता है, लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह बढ़ जाते हैं, गर्दन में, आंख में ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, लीवर स्पिन बढ़ जाता है, इसको हम लोग लिम्फोमा कहते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो कि
ज्यादातर बुजुर्गों में 50-60 के बाद देखा जाता है, उसको मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। तो ये सारे जो हैं वो ब्लड कैंसर की कैटेगरी में आते हैं और WBC से संबंधित बीमारियां हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स का काम है ब्लीडिंग को रोकना। जहां भी कहीं चोट लगती है तो हमारा ब्लीडिंग जो है नॉर्मल समय से रुक जाता है, इसलिए कि शरीर में प्लेटलेट्स है। और यदि प्लेटलेट्स की कमी होती है तो अत्यधिक रक्तस्राव होता है, या कभी कभी काले काले धब्बे स्किन पे आ जाते हैं, नाक से दांत से ब्लड आने लगता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्लेटलेट्स को अफेक्ट करती हैं, जैसे एक डेंगू के बारे में हम लोगों ने सुना है। फिर उसके बाद ITP जैसी बीमारियां हैं। बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियां हैं जो कि प्लेटलेट से संबंधित हैं। तो उनका भी हम लोग उनके मरीज देखते रहते हैं और उनको सही उपचार से ठीक हम लोग कर सकते हैं। तो कभी भी जब ब्लड से संबंधित बीमारियों के मरीज आते हैं तो उनको ज्यादातर तकलीफ क्या होती है, क्या तकलीफ लेके आते हैं? तो उनको होगा कि सांस लेने में दिक्कत होगी, कमजोरी होगा, चक्कर आ सकता है और शरीर पीला पड़ जाता है, कभी कभी जॉन्डिस रह सकता है, लीवर स्प्रिंग सूज जाते हैं, बुखार आता है जो कि साधारण एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होता है। और जो बीमारियां जैसे ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, तो उसमें वजन वगैरह कम होने का, भूख कम लगने की भी शिकायत देखी जाती है। तो इन सारी बीमारियों के लिए जो सबसे कॉमन और पहला टेस्ट है जो कि हम लोग रेकमेंड करते हैं और वो कॉमनली अवेलेबल सारे जगह है, वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट एवं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ये इनिशियल 2 टेस्ट है जो कि ज्यादातर जगह पर उपलब्ध है और इससे हम लोग ऑलमोस्ट 90% बीमारियों के बारे में अंदाज लगा सकते हैं कि मरीज को किस तरह की दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, RBC की कमी है कि प्लेटलेट्स की कमी है, कि सारे चीज कम हो गए हैं या सारा चीज बढ़ गया है। तो उससे हम लोग को ऑलवेज क्लू मिलता है कि आगे क्या टेस्ट करके और क्या बीमारी मरीज को निकला है, फिर उसके लिए कैसे इलाज करना चाहिए। जितने बीमारियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो सारे का इलाज डिस्कस करना कठिन है इतने कम समय में, लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। 50% जो खून से संबंधित बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत साधारण है, क्योंकि डाइटरी डेफिशिएंसी से होता है। तो यदि हम अपना डाइट ठीक करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और न्यूट्रिशियस फूड लें जिसमें कि आयरन ज्यादा हो, विटामिन B12 ज्यादा हो, तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। इवन जो सीरियस बीमारियां हैं जैसे ल्यूकेमिया है, तो आज के जमाने में 2020 में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसके की इलाज नहीं है। अच्छे इलाज क्यूरेटिव इंटेंट के इलाज हैं और बहुत सारे लोग इससे ठीक हुए हैं। आज कुछ लोग हैं ऑडियंस में जो कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, जो कि ऐसे मरीज जो सुनेंगे जो या सुन रहे होंगे इस संवाद को, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमको बीमारी से कभी हारना नहीं है और हिम्मत से उससे लड़ना है, पॉजिटिव रहना है। मैं अपने एक्सपीरियंस में जो भी मेरा 10-15 साल का एज ए ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट जो एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने फील किया है कि दवाई, कीमोथेरेपी, ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन, डॉक्टर्स का रोल वो तो अहम है ही, इसमें डाउट नहीं है। परिवार का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, ऐसे सामाजिक संस्थाओं का सपोर्ट जिन्होंने कि आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने देखा है वो माइंड सेट। किसी भी मरीज का या और उसके साथ फैमिली मेंबर्स का जब भी माइंड सेट पॉजिटिव रहा है, तो मैंने देखा है कि रिजल्ट अच्छे हुए हैं, काफी अच्छे हुए हैं। उनको कम तकलीफ हुई है और ऑलवेज पॉजिटिव आउटकम हुआ है। काफी डिफिकल्ट होता है जब किसी को डायग्नोसिस हो कि नहीं भाई आपको तो ल्यूकेमिया हो गया है, एक तरह का ब्लड कैंसर हो गया है, तो हार जाता है, कोई भी हार जाएगा। किसी को समझाना आसान होता है, लेकिन किसी के परिवार में किसी को हो यदि, तो सारे परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन उस स्ट्रेस से कैसे निकलना है, जैसे आज डॉक्टर हरेश ने हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन के बारे में बताया, तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल, हमको उनको जानने की जरूरत है। योगा है, मेडिटेशन है, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के साइट पे ही जाके हम लोग बहुत सारी चीजों को शुरू कर सकते हैं। जो भी लोग 15 साल से ज्यादा के हैं वो मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। आज का जो समय कोविड का है, लॉकडाउन था, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेके हम लोगों को एक नई चीज सीखनी है और उसको अपने लाइफ में लेकर के पॉजिटिव रहना है, दूसरे को भी इंस्पायर करना है। यदि किसी को ऐसी बीमारी होती है और एज ए पेशेंट, एज ए पेरेंट्स आप यदि समझाते हैं कि नहीं नहीं मेरे में यहाँ भी हुआ था, आज ठीक है, तुम डरो नहीं, सब लोग साथ में है, तुम ठीक हो जाओगे,
तो उसको काफी बल मिलता है और उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपनी बातों को, और यदि कुछ प्रश्न होगा तो जरूर हम उसका जवाब देना चाहेंगे। जी सर, एक सर, जैसे एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर मैं एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर काम करता हूँ, और जो डिजेबल स्पोर्ट्समैन है उन लोगों के लिए काम करता हूँ। तो जैसे स्पेशल एथलीट है या फिजिकली चैलेंज है या जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है उन लोगों के। तो सर जैसे कि अभी ये भी एक डिजेबिलिटी जैसा हो गया, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है और हीमोफीलिया, इन सबको भी डिजेबिलिटी में ही रखा गया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सर ये लोग स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हैं या नहीं। हम लोग ऐसे मैं डिजाइन कर रहा हूँ इन लोगों के लिए जो लोअर एबिलिटी का स्पोर्ट्स हो, जिसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना हो। तो सर क्या इनको स्पोर्ट्स में लेना चाहिए और किस तरह का स्पोर्ट्स आप रिकमेंड करते हैं सर? ये मेरा एक सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहते हैं सर। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो जो डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं ना, जिनको हीमोफीलिया है, जिसमें कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है ज्यादा, तो उन लोगों को, या हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि प्रोफाइलैक्टिक फैक्टर कंसंट्रेट पे हैं, और वो सप्ताह में 3 दिन उनको फैक्टर की सुई लगती है। कम उम्र से ही शुरू हो गई है ताकि उनके जॉइंट खराब नहीं हो, और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इवन कोई फुटबॉलर है या उसको इंटरेस्ट है फुटबॉल में, तो वो फुटबॉल खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसको प्रोफाइलैक्टिक फैक्टर दे करके उसके फैक्टर लेवल को इतना किया गया शरीर में कि उसको चोट लगने से भी ब्लीडिंग नहीं होगी। तो कोई भी ऐसे हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं जो कि प्रोफाइलैक्टिक फैक्टर पे हैं और उनका लेवल ठीक रहता है, उनको कोई ब्लीडिंग फ्रिक्वेंटली नहीं होती है, उनको कोई इनहिबिटर नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को ऑलवेज फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आ, उस फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से वो अपने कुछ ऐसे प्ले वगैरह भी या स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेज वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज ये गार्डेड होना चाहिए, उनके सुपरविजन में होना चाहिए। दूसरी बात की जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे क्रोनिक डिजीज है, जैसे ये भी है थैलेसीमिया मेजर है या सिकल सेल एनीमिया है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो, उसमें सिर्फ एनीमिया का प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑलवेज जब भी हम स्ट्रेस होगा किसी तरह का, आइदर फिजिकल एक्सर्शन हो या मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाए या कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें हाइपोक्सिया हो, तो ऑलवेज सिकल क्राइसिस में जाने का डर रहता है कि सिकल सेल एनीमिया के जो कॉम्प्लिकेशंस कुछ कुछ होते हैं, पेन क्राइसिस होता है, चेस्ट क्राइसिस होता है, और भी बहुत सारे तरह के हैं, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो हम तो यही एडवाइस करेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया के हैं, यदि उनका कुछ ऐसा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हुआ है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह हो गया है, वो क्योर्ड है, तो उनको नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि उनका तो ब्लड भी नॉर्मल है और उनको सिकल क्राइसिस के रिस्क नहीं है। जो जो सिकल सेल क्राइसिस के मरीज, सिकल सेल एनीमिया के मरीज हैं जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे हैं, सपोज हाइड्रोक्सीयूरिया है और नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, तो उनको हम ऐसे स्पोर्ट्स एक्सरसाइज करने के लिए नहीं एडवाइस करेंगे। यदि कुछ उस तरह का, ऑलवेज फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट जिनको एक्सपीरियंस है सिकल सेल या थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को एक्सरसाइज कराने का या फिजियोथेरेपी कराने का, उनके कंसल्टेशन से ही कराना चाहिए। थैलेसीमिया मेजर में भी है कि यदि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हुआ है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, वो बच्चे नॉर्मल हो गए, क्योर हो गए, उनको नॉर्मल अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलता है, तो उनको भले ही हम लोग 9-10 हीमोग्लोबिन रखते हैं, लेकिन ऑलवेज रिस्क रहता है कि जो भी हैवी एक्सर्शन वाली चीजें वो करेंगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और कभी कभी जो थैलेसीमिया मेजर, जिनको आयरन ओवरलोड है, जिनके हार्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उनको तो एकदम रिकमेंडेड नहीं है। तो जो थैलेसीमिया मेजर और सिकल सेल एनीमिया के मरीज सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे हैं, जिनका बीएमटी नहीं हुआ है, तो उनको ऑलवेज कुछ उस तरह के एक्सरसाइज करने से पहले किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, और जहां भी वो फॉलो अप में है, जरूर अपने हिमाटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन के बाद ही ऐसा कुछ करें। जी सर, बहुत ही यूजफुल था सर। एक बस छोटा सा एक सवाल है, उसके बाद मैं प्रियंका से बोलूंगा कि वो एक्सपीरियंस है। सर कुछ एथलीट्स हैं हमारे जिनको आईटीपी है सर, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिन परपुरा ऐसा सर बोलते हैं, उन लोगों के लिए क्या है सर? वो ये एक्सरसाइजेस वो लोग करते हैं और उन लोग एथलीट्स हैं सर, उन लोग है, तो उन लोगों को भी कोई खतरा है या कुछ ऐसा है सर?
आईटीपी है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक बीमारी हुई जिसमें शरीर में कुछ एंटीबॉडी बन जाते हैं और वो प्लेटलेट्स को तोड़ता है। जी जी सर। तो आईटीपी का काफी अच्छा इलाज है और इलाज से हम लोग उनके प्लेटलेट ठीक कर सकते हैं। तो यदि प्लेटलेट्स मान लो 50,000 से ऊपर रहता है, 80-90,000 1 लाख के आसपास रहे, तो फिर उस तरह की एथलेटिक एक्टिविटी करने में या पार्टिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं। उनका आईटीपी ठीक हो गया है, प्लेटलेट्स 1 लाख के ऊपर है, तो कोई ऐसा रिस्क नहीं है, वो कर सकते हैं। बहुत सारे आईटीपी के पेशेंट्स हैं जो कि क्रोनिक आईटीपी हैं और उनका प्लेटलेट्स जो है थोड़ा कम रहता है, 30,000, 20,000, 10,000 ऐसे रहता है, तो उनको तो रिस्क रहता है कि यदि ट्रॉमा होगा तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। लेकिन आईटीपी के लिए काफी अच्छा इलाज अवेलेबल है और कभी कभी हम लोग ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको कि ट्रॉमा के रिस्क ज्यादा रहते हैं, तो हम लोग उस तरह से ट्रीट करते हैं ताकि उनका प्लेटलेट्स 1 लाख के आसपास या उससे ज्यादा रहे और वो ठीक रहता है। जब एक बार प्लेटलेट नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रियंका, अब कोई धन्यवाद। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो प्लीज प्रियंका आप टेक ओवर करें। तो जैसा कि आज हम लोग जानते हैं, हम लोग आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं ऑन द ओकेजन ऑफ हेलेन केलर डे। हेलेन केलर डे जैसा कि हम लोग जानते हैं वो मुख बाधिर थी और ब्लाइंड भी थी, मतलब वो ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी और ना देख सकती थी। फिर भी और उन्हें बहुत लोग सोसाइटी लोग कुछ लोग डिस्करेज किए, बट फिर भी वो अपना हिम्मत नहीं हारी और इवन कि वो एक तरह से दुनिया पूरे इंडिया भी नहीं पूरा वर्ल्ड के लिए वो रोल मॉडल बनी है। सो मैं ये थैलेसीमिया में कहना चाहती हूँ या फिर कोई भी ब्लड डिसऑर्डर में कहना चाहती हूँ कि जो भी है तो ब्लड डिसऑर्डर है, आपका सेंस ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो इसमें टेंशन क्या लेना है। जैसे कि अविनाश सर ने बोला कि आजकल हर बीमारी का इलाज है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि अगर हमारा सेंस ऑर्गन सही है, एटलीस्ट हम किसी से कुछ बोल सकते हैं, किसी का कुछ सुन सकते हैं, अपना कुछ बता सकते हैं, तो मतलब हम लोग इतना टेंशन लेते हैं। जो इंसान वो बोल नहीं सकता है और जो नहीं सुन सकता है, आप उनके बारे में सोचिए, फिर भी वो इतना अच्छा कुछ कर रही है। अगर वो भी लोड लेके बैठ जाती कि नहीं मैं तो ना सुन सकती हूँ ना देख सकती हूँ, तो मैं कैसे क्या करूंगी, तो फिर हो जाता। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आप लोग टेंशन ना लेके कुछ करने का सोचते हैं, तो सच मानिए आपका जो हेल्थ का है ना वो बहुत बढ़िया फीडबैक आएगा। आपका जो जनरली एचपी लेवल होता है ना थैलेसीमिया में, जनरली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर आप टेंशन लेते हैं ना, थैलेसीमिया क्या मतलब जनरल नॉर्मल इंसान में भी 10 तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बीपी, तो हाई ब्लड प्रेशर, फिर लो हो जाते हैं एचपी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वही अगर टेंशन ना लें, कितना भी गंभीर बीमारी उसको हम लोग स्टेबल कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स या बच्चे को बहुत ज्यादा टेंशन होता है, अरे हमको तो ये बीमारी हो गया, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ। आप हर कुछ कर सकते हैं जो आप चाह लें, तो क्यों टेंशन लेना, आप हर कुछ के लिए एबल हैं। सबसे ज्यादा अगर आप लोग कभी भी कुछ भी टेंशन हो, कहीं भी टेंशन हो, आप एक बार हेलेन केलर को याद कीजिए, वो कितना मुश्किलों में सरवाइव किया और दुनिया के लिए रोल मॉडल बनी। तो आप भी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। फिजिकली आप नहीं बन सकते हैं, मेंटली तो बन सकते हैं, अपने तरफ से कुछ करके तो बन सकते हैं ना रोल मॉडल। तो भाई आप किसी का रोल मॉडल बनिए, ये नहीं कि खुद का नुकसान करना है टेंशन लेके, क्योंकि टेंशन लेके अच्छा फीडबैक तो नहीं बट नुकसान होता है। अगर आप टेंशन फ्री रहते हैं तो आपका हेल्थ पे बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। और मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि आज तक लाइफ में हम कभी टेंशन नहीं लिए, और सबसे बड़ी बात कि हम लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस किए, बहुत सारा प्रॉब्लम्स, इवन कि सबसे ज्यादा तो हेल्थ का ही प्रॉब्लम फेस किए हैं, बिकॉज हम थैलेसीमिक मेजर पेशेंट, हेल्थ का ही प्रॉब्लम। बट हाँ, ये हुआ है कि हम कभी टेंशन नहीं लिए हैं। और अगर आप अनम्यूट करिए प्रियंका अपनी तरफ से, शायद प्रियंका से कनेक्शन चला गया है। तब तक में अगर आपका कोई सवाल हो या फिर हाँ आ गया संदीप।
तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि उससे फीडबैक अच्छा नहीं आएगा, आपका हेल्थ खराब होगा। हाँ, तो मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, बट मैं मम्मी पापा को बोलती थी कि अब कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। और सच बात है, उस समय भी मैं अपना जो करती हूँ वो करना नहीं छोड़ी थी, और मेरा फीडबैक आ गया था बहुत ज्यादा। हम आईसीयू से लौट के आ गए थे, भले हम 3 महीने एडमिट रहे थे, आईसीयू से लौट के आ गए थे। तो अगर आप में दृढ़ निश्चय है तो आप मतलब क्या मौत को भी छू के आ सकते हैं। तो आप अच्छे बनिए, दृढ़ निश्चय बनिए, आप जरूर कुछ कर सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, और परफेक्ट इंसान भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो आप लोग ना परफेक्ट रह के भी परफेक्ट बनने का कोशिश कीजिए, ये मेरी अपनी राय है। सजेशन मानिए, पर्सनल एक्सपीरियंस मानिए, जो भी मान सकते हैं। बट हाँ, मेरा एक एडवाइस है कि आप टेंशन मत लीजिए, वरना फीडबैक हेल्थ पे पड़ता है। सबसे बड़ी बात, हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो और बीमार पड़ना होता है, इसलिए। संदीप, हेलो। चाहिए तो आप लीड करिए किसी थैंक और यू। को बोलिए। हाँ, कोई और है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, किसी के पास हाँ, कोई क्वेश्चन है तो वो। हम आज हमारे बीच एक श्रवण कुमार है, जो कि कैंसर के पेशेंट है। सो मैं उनसे एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ, उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हेलो, सबको नमस्कार। एक्चुअली 2016 में मेरे को पता चला कि मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि मेरे को एएमएल है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया है। उस टाइम बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरे को उस टाइम स्टार्टिंग में जब पता चला तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो ही गया था। लेकिन अगर कोई भी डिजीज़ होता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है डॉक्टर का। इवन दो फर्स्ट टाइम जब मेरा जहाँ पे टेस्ट हुआ था, ये डॉक्टर प्रकाश थे इनकम टैक्स चौराहा पे, तो वो बोले कि आप डॉक्टर अविनाश सर से जाकर मिल लो। मैं गया वहाँ सर के पास, तो सर बोले कि टेस्ट वोस्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर कितना या किस लेवल तक है। तो सर मेरा टेस्ट किए तो मेरा रिपोर्ट में आया कि मेरे को एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया है, जिसको हम लोग टीएमएल बोलते हैं। उस टाइम कुछ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा टेंशन भी लिए, लेकिन ये था कि सर का सपोर्ट बहुत था। इवन तो सर जिस तरह से चीज़ों को समझाते हैं, अभी तो आप लोग सुने ही है, मतलब लगभग लास्ट 4 ईयर से मैं समझ सर से मतलब कंटिन्यू टच में हूँ। जिस तरह सर चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं कि इसका टेंशन नहीं लो, इस तरह से करो तो चीज़ें सही हो सकती हैं। लगभग मेरा 6 महीने तक ट्रीटमेंट चला, कीमोथेरेपी हुआ था स्टार्टिंग में। कीमोथेरेपी हुआ, मैं बिल्कुल ठीक भी हो गया। उसके बाद मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा था। फिर उसके 7 महीने बाद मेरे को फिर हल्का-हल्का फीवर होने लगा, मतलब वीकनेस फील होता था, थकावट जैसा लगता था, साँस लेने में हल्का-सा प्रॉब्लम होता था। फिर मैं दोबारा सर के पास हर महीने वैसे कंसल्ट करने के लिए जाता था, हर महीने मेरा सीबीसी होता था उस टाइम। तो फिर जब दोबारा टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट में आया कि मेरा केस रिलैप्स हो गया। तो उस टाइम ज़रूर थोड़ा-सा ज़्यादा टेंशन हुआ था, लेकिन सर बोले कि नहीं, एक काम करते हैं कि इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका सबसे बेस्ट जो इलाज है या बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो है बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वो करवा लो, लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बोले ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं। इवन तो हम सेकंड ओपिनियन लेने के लिए मुंबई तक गए हैं, कलकत्ता भी गए हैं। मुंबई का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरा बीएमटी का डेट मेरा एक बार कीमोथेरेपी हो चुका था। वहाँ का डॉक्टर बोला कि इवन तो आपका जो नंबर आएगा वो 8 से 9 महीने बाद आएगा, लेकिन अभी आप फिट हैं, घूम सकते हैं। या इसका मतलब उसका उस डॉक्टर का जो बात करने का ढंग था ना, पूरे इवन दो इतने साल 1 साल के ट्रीटमेंट में मैं कभी भी इस बीमारी से रिलेटेड कभी रोया नहीं था। वहाँ पे मेरे को मतलब ऐसा मतलब हम बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए। मेरे को लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे कोई मतलब इसका इलाज ही नहीं है। फिर मैं वापस सर के पास आया, सर को ये चीज़ें बताया कि सर ऐसा हुआ था, मुंबई भी गए थे टीएमसी में सेकंड ओपिनियन के लिए। सर बोले टेंशन नहीं लो, कीमोथेरेपी करो, उसके बाद कीमोथेरेपी कर देते हैं, उसका बीएमटी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। उसके बाद फिर कीमोथेरेपी हुआ, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। लगभग 28 दिन हम बीएमटी सेल में रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को साइटिस का प्रॉब्लम होता था, लेकिन फिर भी मेरे को कभी भी इस चीज़ के लिए मैं सोचा ही नहीं कि मेरे को एग्जैक्टली बीमारी क्या है। क्योंकि वो सारी चीज़ें ना इंसान पे हावी हो जाती हैं, या लड़ने मतलब वो सारी चीज़ें जब हावी हो जाएंगी ना, तो हम पूरी क्षमता के साथ लड़ नहीं पाते। सर का एक चीज़ का एक और सपोर्ट था कि सर सुबह शाम इवन तो मोबाइल से भी टच में रहते थे, या मैसेज भी करते थे, कोई प्रॉब्लम भी होता था, जो भी मेरे गार्जियन थे उस टाइम। तो एक तरफ से फुल टू सपोर्ट था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इसे या ऐसा कोई डिजीज है जिससे हम लोग लड़ नहीं सकते हैं या कभी जीत नहीं सकते हैं। लगभग 28 दिन हम बीएमटी सेल में थे। स्टार्टिंग में हल्का हल्का मिकोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है, कभी प्लेटलेट डाउन हो जाता था, कभी ब्लड डाउन हो मतलब ब्लड कम हो जाता था। लगभग 24 या 25 दिन बाद धीरे धीरे हम रिकवर करने लगे।
उसके बाद फिर मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज मिला, लगभग 3 महीने के आसपास हम वहाँ पे पटना में रहे होंगे। उसके बाद हम बिल्कुल ठीक है। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ 11 सितंबर 2017 में हुआ था और आज 3 साल होने को है। और अभी भी सर से हर 3 महीने, या स्टार्टिंग में तो हर 1 महीने जाते थे, लेकिन अभी 3-3 महीना, अभी 6 महीना हो गया है कि 6 महीने का ड्यूरेशन का गैप है। 6 महीने में मेरे को सीबीसी करवाना रहता है, सारा टेस्ट करवाने रहते हैं, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, और बिल्कुल हम नॉर्मल है और हर एक काम करते हैं, हर जगह घूमते भी हैं, इवन तो एंजॉय भी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते, पार्टी शार्टी भी करते हैं, कोई इशू नहीं है और बिल्कुल ठीक है। इवन तो आप लोग देख ही रहे हैं मेरे को। ओके श्रवण, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जैसे कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, तो मैं इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने के पीछे बिग थैंक्स दूंगी डॉक्टर शिवाजी सर का और अविनाश सर का। और शिवाजी सर, जैसे कि हम जानते हैं, वो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर है और आज के डेट में वो मानिए तो किसी भी डिसेबल पर्सन के लिए एज अ गिफ्ट है। वो बहुत ज्यादा स्टेप्स ले रहे हैं जो भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए। और उनकी सबसे बेस्ट बात है कि वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं। हर मंथ में, हर वीक में की कोर्ट रेडी होता है, उसमें हर जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उनका वो सॉल्यूशन करते हैं। तो रही बात की, जैसे कि अगर सर के स्टेप ले रहे हैं तो हम लोग को भी थोड़ा स्टेप्स लेना पड़ेगा। जिन लोगों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना है, यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है, जो लोग डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, तो प्लीज आप लोग अपना बनवा ले। और हाँ, हम लोग के शिवाजी सर इवन की डिसेबिलिटी के साथ साथ ब्लड डिसऑर्डर पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग का बात पे बहुत ज्यादा गौर कर रहे हैं और उनसे स्टेप्स भी ले रहे हैं। जैसा कि अभी लेटेस्ट सर ने वो ब्लड रिप्लेसमेंट फ्री ब्लड दिलवाने का मतलब डिसीजन लिए सर, वो उनके लिए, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स रहा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ब्लड का। तो हर डिजीज हो या हर हो, हमारे शिवाजी सर हमारे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इतने एक्टिव एनर्जेटिक हमारे बीच कमिश्नर सर है, तो फिर हम लोग को भी थोड़ा स्टेप्स लेना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद अवेयर हुए, अपने आसपास की सोसाइटी को अवेयर करें। और अगर नहीं बना आप लोग का डिसेबिलिटी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, तो अपना आप लोग बनवा ले। और कोई भी प्रॉब्लम हो देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, चाहे एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम, ब्लड रिगार्डिंग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी हमारे बीच बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि हमारे बीच एक कैफ है, वो थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट है, अभी भी उनका पारस में एडमिट है, वो उनका आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। तो कैफ से मैं जानना चाहती हूँ उनका एक्सपीरियंस। कैफ, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए और संदीप इनको अनम्यूट कीजिए। कैफ, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। कैफ, आप सुन पा रहे हैं हम लोग को? हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। संदीप इनको स्पॉटलाइट में ले लीजिए। हाँ, नमस्कार सभी को। कैफ अभी, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। तो मैं कोलकाता में चढ़ाता था ब्लड, तो अभी मैं यहाँ चढ़ा रहा हूँ पारस में, डॉक्टर अविनाश सर के थ्रू अंडर में। वही ब्लड का प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ, तो फिर प्रियंका जी हर बार अरेंज कर दे रही हैं, ब्लड डोनर वगैरह दे रही हैं वही। और प्रॉब्लम होता था हर बार, यहाँ जानते भी नहीं थे किसी को कहाँ से चढ़ाएंगे। आप हर बार कोलकाता में चढ़ाते थे और वहाँ तो आसानी से मिल जाता था ब्लड, डोनर वगैरह कुछ देना नहीं रहता था। पर अभी लॉकडाउन की वजह से उधर जा नहीं पा रहे हैं कोलकाता, यही पटना से होना पड़ रहा है। तो अभी डॉक्टर अविनाश सर हैं यहाँ, हेमाटोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो इन्हीं के अंदर में चढ़ा रहे हैं अभी। और ब्लड वगैरह का जो है क्राइसिस चल रहा है, तो अभी दिक्कत हो रहा है मिल में। बाकी कर रहे हैं, ये प्रियंका जी कर रही हैं सारा अरेंज ब्लड वगैरह का, और जितना भी। कैफ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपके लाइफ में कौन सा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कौन सा बुरा एक्सपीरियंस रहा है? बुरा एक्सपीरियंस तो कुछ ज्यादा नहीं है, सारा अच्छा ही है। तो शेयर कीजिए। कहीं थोड़ा तो जाते थे वहाँ, नॉर्मल ब्लड चाहते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था हमको तो। और ये बीटा थैलेसीमिया तो वही 28 डेज पे 21 डेज पे चाहना पड़ता था ब्लड।
तो आराम से मिल जाता था। और स्प्लीन का ऑपरेशन वगैरह हो चुका है। कभी आपको ऐसा लगा कैफ की जैसे कि अब मतलब मेरे हम तो बीमार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कभी फील किए क्या आप? नहीं, ऐसा तो नहीं। वही थोड़ा लॉकडाउन में लगा कि जा नहीं पा रहे थे कोलकाता, ब्लड मिल नहीं पा रहा था यहाँ पटना में। खुद को बहुत वही हताश फील कर रहे थे। यहाँ थोड़ा हो रहा था, बाकी तो वहाँ तो नॉर्मल होता था। कोई बात नहीं, ऐसे भी हम लोग के मतलब बिहार में इकलौते अभी हेमेटोलॉजिस्ट है मेरे ख्याल से, अविनाश सर, जो कि काफी कोऑपरेटिव हैं, काफी फ्रेंडली हैं, जो कि सारे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, इवन की वॉलेंट्री दे रहे हैं। उनका वेरी ग्रेट थैंक्स है हमारे अविनाश सर का, जो वॉलेंट्री भी दे रहे हैं, हमारी बात मान रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का हेल्प कर रहे हैं। और रही बात कॉल्स पे भी वो किसी को जानकारी देते हैं, तो इतने कोऑपरेटिव डॉक्टर्स तो होना चाहिए। और जनरली ब्लड डिसऑर्डर के लिए हमें हेमेटोलॉजिस्ट की ही जरूरत होती है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे ब्लड डिसऑर्डर बच्चों के लिए। तो सर मतलब काफी कोऑपरेटिव है, इवन की मतलब अगर एक बार कोई बोल भी दे तो सर मतलब इरिटेट नहीं होते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं हैं और हमारा काफी कोऑपरेट करते हैं। जो बच्चे अनेबल रहते हैं, कुछ एफर्ट नहीं कर पाते, उनका भी सर हेल्प करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स सर, जो आप लोग का हेल्प करते हैं और हमारे बिहार थैलेसीमिया पेरेंट एसोसिएशन का हेल्प कर रहे हैं आप, उन बच्चों को वॉलेंट्री देके। आप हम लोग से जुड़ने के लिए बहुत बड़ा थैंक्स सर। और भी हमारे बीच कुछ बच्चे हैं, कौन सर, अविनाश सर कौन थी वो? अविनाश सर, संदीप जी को म्यूट कर दीजिए। सुष्मिता है क्या? हाँ है। सुष्मिता है तो बोल सकती है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर इसको देख लीजिए, मेरा सक्सेस ये है। आप सबसे पहले देख लीजिए, मेरा सक्सेस ये है। मैं ल्यूकेमिया पेशेंट हूँ और मुझे 2015 तबीयत खराब हुई थी, तो मैं दरभंगा से हूँ। वहाँ से मैं सर से, वहाँ दूसरे डॉक्टर से मेरा हुआ टेस्ट। 8% है। तो जब मेरा टेस्ट हुआ तो सर का नाम बोला गया कि वहाँ दिखाने के लिए। सर आए हुए थे, पारस का कैंप था, सर आए हुए थे वहाँ पे। हम वहाँ पे गए तो सर देखे, फिर हमको वहाँ पारस भेज दिए, हम पारस गए थे। तो मेरा शादी फिक्स हुआ था, मेरा शादी हुआ नहीं था। और मेरे सपोर्ट में फैमिली के साथ साथ मेरे हस्बैंड भी थे। सबसे खुशी की बात ये है कि सपोर्ट के लिए एक मतलब इतने अच्छे दोस्त रहना चाहिए। दोस्त थे और पूरा सपोर्ट किए, फैमिली एक गार्जियन की तरह सपोर्ट किए और ये दोस्त की तरह सपोर्ट किए। उसके बाद सर तो वहां पे ऐसे बोल रहे थे जैसे लग रहा था कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, और हम तो एक कीमो दिलवा के जब वापस आते तब पता चला कि हमको क्या हुआ है। सर ने तो हमको बताया भी नहीं, और सबसे आवाज और हल्ला करने वाला पेशेंट हम ही सर के हैं। एक इंट्राकैट लगने पे पूरा पारस उठा लेते थे सर में। तो सर का सबसे ज्यादा सपोर्ट, और सर तो भगवान का सबसे ज्यादा सपोर्ट। और कुछ मतलब हारना ये है कि आप जब बीमारी जान जाओ तो हारना नहीं है, उससे मतलब लड़ना है। अरे ये चीज हो गया, अब ये नॉर्मल हो गया। हम लोग देखते हैं, मेरे साथ हुआ, अब ये आप जिसके साथ सुनिए ल्यूकीमिया नहीं है, अरे बहुत सारी चीज हैं, ब्लड में भी तो बहुत सारे ग्रुप हैं, उन सब में से कुछ ना कुछ तो किसी को होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब डरना है, हिम्मत से। और अगर हिम्मत से आप काम लोगे तो हर चीज कामयाब होगा, हर चीज आप ले सकते हो, हर चीज हासिल कर सकते हो। और सर साथ रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। सक्सेस ऐसे डॉक्टर तो नहीं मिलते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हम लोग हर वक्त इनका नाम लेते रहते हैं। हम लोग के लिए ये भगवान के रूप में है। आ जाइए, आ जाइए, अरे आइए। और देखिए मेरे सक्सेस करने वाले और मेरे साथ देने वाले कौन थे, ये देख लीजिए। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम।
तो संदीप, थैंक यू सुस्मिता अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और रियली में बात सच होती है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। एक डॉक्टर्स पे ही डिपेंड करता है कि किसी को बीमारी को घटा देना, ठीक कर देना, क्योंकि जनरली कोई जान जाता है तो बीमारी से ज्यादा टेंशन हो जाता है किसी के मन में कि अरे बाप रे हमको तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, ये होता है। पर हमारे अविनाश सर या कुछ जो भी फ्रेंडली डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और आज तक रियली में मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज तक मेरी जितनी ट्रीटमेंट्स हुई है और जितने भी डॉक्टर्स मिले हुए मुझे सारे फ्रेंडली मिले हैं। इवन कि इंट्रागेट लगने पे हम भी पूरा सर में उठा लेते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जितने भी डॉक्टर्स। और अब जब हम पटना में कुछ दिन से अविनाश सर से मिले तो लगा कि नहीं, और हिम्मत बढ़ गई, हिम्मत का जो इंटरेस्ट होता है वो मेरा दुगना हो गया। और रही बात कि जितने जगह से सुने हैं अविनाश सर का फीडबैक बहुत सही रहा है और अच्छा लगा हम लोग को मिलके, क्योंकि जनरली होता है बहुत लोग डरते हैं डॉक्टर्स के पास जाने से, हॉस्पिटल जाने से, पता नहीं क्या दवा लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमको, कैसे हो जाएगा। पर अगर आप जैसे डॉक्टर्स रहेंगे तो घबराएंगे नहीं कोई भी पेशेंट जाने से, और वो अपना अच्छे से ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकते हैं। और हमारे बीच है एक ब्रजेश। ब्रजेश कुछ बोलना चाहोगे तुम? थोड़ा सा बोल दो ब्रजेश। हेलो हेलो हाँ बोलो ब्रजेश, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, जी सुन रहे हैं। सर, हम डॉक्टर अविनाश सर का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे पूर्णिया जिले से 120 पेशेंट हैं, उनमें से 5 से 10 पेशेंट अभी उनसे दिखा के आए हैं और सर का बहुत बहुत आभारी हैं। हमें भी बताए आपका एक्सपीरियंस कि कितने अच्छे ढंग से उन्हें समझाया गया कि ये बीमारी क्या है और इसमें किस तरह का प्रिकॉशन चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना है। पूर्णिया में तो अवेयरनेस की बहुत कमी है और ट्रीटमेंट, इलाज, बचाव ये सब के साथ साथ खान पान या क्या खाना है, कितना ब्लड लेना है, हेमोग्लोबिन कितना मेंटेन करना है, ये सब भी कुछ भी कोई नहीं जानता है। तो अभी हम लोगों को जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो सब बहुत अच्छा फीडबैक आपके बारे में बताए और खुद भी हम डॉक्टर साहब से बीच बीच में व्हाट्सएप और फोन से जुड़े हैं, तो उनका हम थैंक यू कहते हैं सर को। और प्रियंका जी हैं जो कि हमारे पूर्णिया के लिए बहुत सारे, जैसे डॉक्टर शिवाजी सर से मिलके, आपसे मिलके, सारे व्यक्ति से मिलके हम लोगों का पूर्णिया को मदद कर रहे हैं। इसके लिए प्रियंका जी को भी थैंक यू। और हमारे डॉक्टर शिवाजी सर ने पूर्णिया जिले का जो ब्लड का कमी था, नहीं मिल रहा था, कंपोनेंट मशीन और ये डेसिरॉक्स, जी डेसिरॉक्स, डेफिजिट ये दवाई नहीं मिल रही थी, तो पिछले हफ्ते में वो ऑर्डर दिए हैं कि ये दवाई दिया जाए, क्योंकि दवाई महंगी है, यहाँ के पेशेंट बहुत ही गरीब हैं, वो कुछ भी दवाई नहीं खिला रहे हैं। हम भी 2012 तक इसके बारे में पता नहीं था, तो हम भी कुछ दवाई नहीं खा पा रहे थे। तो हाल फिलहाल में हम दवाई खा रहे हैं और अपना आयरन चिलेशन ठीक से कर रहे हैं और ब्लड भी लगभग में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम 1 बजे भी फिर एक पेशेंट के लिए गए थे, ब्लड दिलवाए हैं। 12 बजे तक मीटिंग 1 बजे तक किए, उसके बाद 1 बजे से आए हैं, तुरंत अभी आए थे, तो 3:30 बजे से हम ज्वाइन किए हैं और सर का सुन के पूरा अच्छा लग रहा है। तो यही हम धन्यवाद देते हैं सबको, पर्सनली डॉक्टर अविनाश सर को। आज पहली बार उनसे बात कर रहे हैं। हम भी जल्द से जल्द पटना आने वाले हैं, सर से मिलने वाले हैं व्यक्तिगत रूप में, खुद का भी अपना इलाज करवाने वाले हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू आइए, जरूर आइए, जरूर आइए। जी आप लोग इतने अच्छे हैं जी, आप लोग इतने सर, अच्छे हैं कि सब लोग अच्छे से करेंगे ही, काम अपना करेंगे। और जी सर, जी डॉक्टर शिवाजी का काफी अच्छा, जी डॉक्टर शिवाजी सर को भी पर्सनल थैंक यू सर। जी 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 धन्यवाद सर। बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं शिवाजी हम लोग के लिए, उनका काफी बढ़िया फीडबैक रह रहा है हम लोगों के लिए। जनरली थैलेसीमिया तो कोई डिप्रेशन वाला डिजीज है नहीं, बस थोड़ा सा ब्लड डिसऑर्डर है, पर बस बहुत लोग इसे डिप्रेशन बना देते हैं जिसके कारण वो मामला गंभीर हो जाता है, जो कि वही नहीं करना है, जिसके कारण हम लोग काफी समय से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं
और अब तो हम लोग बहुत अच्छे पैमाने पे करने जा रहे हैं ये प्रोग्राम अंडर बिहार थैलेसीमिया पेरेंट एसोसिएशन के थ्रू। तो मैं अविनाश सर जैसे कि हैं और आप हैं, हम लोग सारे लोग हैं। आई विश कि हम लोग एक जी दूसरे जी का सपोर्ट करें ताकि जी जो जी बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे इसकी जानकारी नहीं रख पाते हैं, हर बच्चे को जी अब जी इवन कि मैं अभी भी चैलेंज करती हूँ कि सारे बच्चे को अविनाश सर के बारे में पता नहीं है, इवन कि ये भी नहीं पता कि मुझे किसी हेमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। उन लोगों को बस ब्लड कोई लिख देता है तो वो चढ़वा लेते हैं, जिसके कारण वो ना फेरेटिन मेंटेन कर पाते हैं, ना एचबी मेंटेन कर पाते हैं, ना अपने सीबीसी को मेंटेन कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम होता है। और रही बात सीबीसी, अगर कोई नॉर्मल आदमी भी करवाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका सीबीसी होता है, उसके लिए घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस सोचना है कि हमको कुछ ऐसा करना है जो हम दूसरों के लिए आइडल बन सके, हम दूसरों के लिए कुछ कर सके। और मेरा पता है पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैं 6 साल से ये वर्क कर रही हूँ। जब तक हम दूसरों के लिए काम करते हैं ना, हमको पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम है, और मतलब मेरे साथ कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है कि नहीं मैं बीमार हूँ। बस वो भी 20 डेज में एक रूटीन है तो जाके ले लेती हूँ। ऐसा भी नहीं एकदम बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए तो अब ब्लड चढ़वाना है, ऐसा कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान आपके बारे में सोचते हैं। तो अगर आप दूसरों के बारे में ना सोच सकते हैं तो सारे पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आप अपने बच्चों के लिए सोचें और उनका हर कुछ मेंटेन करें ताकि उनका लाइफ जो लॉन्ग हो। और वो खुद का केयर तो नहीं कर सकते क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, पर भगवान मम्मी पापा को इसके लिए ही देते हैं जो अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो प्लीज सारे पेरेंट्स, सारे गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का फेरेटिन लेवल, सीबीसी और अपना एचबी लेवल मेंटेन कीजिए। मैं चैलेंज करती हूँ आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। और रही बात स्प्लीन जो बहुत बच्चे का बढ़ा है, वो एचबी लेवल नहीं मेंटेन करने की वजह से और अवेयर नहीं रहने के कारण। तो खुद को आप लोग सचेत रखिए, फिर तो सब कुछ अच्छा होगा। ये तो मेरा चैलेंज है कि खुद सचेत रहिए, सब सही होगा। इतना मेजर बीमारी, कोई बीमारी मेजर नहीं होता, सबका इलाज होता है, जैसा कि हमारे अविनाश सर ने वो कहा, और ये सच बात है। और रही बात, मैं सबसे बड़ी वाली डेमो हूँ, तो जो भी हो डेमो हमसे पूछ सकता है कोई भी। सर अविनाश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, काफी अच्छा है, हम लोग इतने जुड़े हैं, सब लोग काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप लोग, आप में इतना एनर्जी है आप लोग में कि एक इस बीमारी के साथ भी इतना दूसरे के हेल्प के लिए ऑलवेज विलिंग रहते हैं, हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सब लोगों के सहयोग से, डॉक्टर शिवाजी हैं, ये बिहार थैलेसीमिया पेरेंट्स एसोसिएशन है, डॉक्टर ये मुकेश सिसारिया भाई हैं, सब लोग मिलके इसको एक मुहिम की तरह बनाएं और किसी सरकारी संस्थान में थैलेसीमिया मेजर एवं इस तरह के बीमारियों के लिए एक बीएमटी सेंटर होना चाहिए और एक जेनेटिक सर बीएमटी डिजीज सेंटर से पहले तो हेमेटोलॉजिस्ट को कहीं का अपॉइंट करना चाहिए, नहीं सबसे वो बड़ी। आएंगे, नहीं वो आएंगे, बहुत सारे हिमेटोलॉजिस्ट हैं जो हमारे राज्य से होंगे, जो दूसरी जगह ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब आपके पास ऑप्शन रहेगा तो लोग आएंगे, काम करेंगे, बाहर के लोग आके काम करेंगे। लेकिन पहले हम लोग को जगह बनाना होगा। किसी सरकारी संस्थान में एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर होना चाहिए थैलेसीमिया के लिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है जेनेटिक डिजीज काउंसलिंग सेंटर। बीमारी को रोकने के लिए जेनेटिक डिजीज काउंसलिंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव है, जो हम लोग कर रहे हैं, डे केयर ज्यादा बना रहे हैं, उसमें फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आयरन ओवरलोड वगैरह की दवा, ये लेट के लिए है। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे हर महीने ब्लड चढ़वाएं और उनको आयरन कीलेटर की जरूरत पड़े। तो अच्छा से अच्छा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर और एक फंक्शनल जेनेटिक डिजीज काउंसलिंग सेंटर की जरूरत है। इसको हम लोग धीरे धीरे इस मुहिम को बढ़ा के और जो हमारे सहयोगी हैं उनके सहयोग से इसके तरफ बढ़ेंगे। होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बिहार जैसे इतने बड़े प्रदेश में जरूर होना चाहिए। सर हम लोग का बहुत ज्यादा कोशिश रहा है कि कुछ अच्छा कर सके किसी के लिए, और हमेशा से आगे भी सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा करें इसके लिए। और रही बात, अभी तो डे केयर खुला ही है और आगे कोशिश है कि हम लोग एक पीएमटी सेंटर बनवाएं और सारे टेस्ट और दवा का हम लोग प्रबंध करें। ये हम लोग की पूरी तहे दिल से कोशिश है। अभी हम लोग कोशिश में सफल हो, अभी तक तो यही रहा है। और रही बात ब्लड वाली प्रॉब्लम, तो खत्म हुई।
तो अब यही कोशिश की ट्रीटमेंट बच्चों को अच्छे से अच्छे कैसे दे पाए, वह उसकी सबसे बड़ी कोशिश है हम लोग की। अवेयरनेस पहुंचाना सबसे भैया हेलो हेलो हाँ सुनाई दे रहा है प्रियंका। बढ़िया है रहना। हाँ हाँ तो सबसे ज्यादा हम लोगों का काम है अवेयरनेस पहुंचाना। और प्रियंका से बार बार संपर्क टूट जा रहा है। तो इसको अब समय आ गया है सर कि हम लोग इसको कंक्लूड करें। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर, जो भी आपने बातें बताई हैं बहुत ही यूजफुल है। और ऐसे जैसे आपने कहा है जो भी सेंटर एक बनाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग भी काम करेंगे। और डॉक्टर शिवाजी सर से हम लोग टच में रहते हैं और उनको बोलेंगे और वो जरूर करवाएंगे। उन लोगों ने तो प्रण ले लिया है तो वो ये इसको करवाएंगे ही। और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी बातें आपने बताई है सर वो सच में बहुत ही इन लोगों के लिए लाभकारी है। और आप सब भगवान है सर इन लोगों के लिए, जो आप ऐसे करें और इतना समय आप दे रहे हैं इन लोगों के लिए, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद है, जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, जो भी थैलेसीमिया या जो भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से उनसे पीड़ित है, उन सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और एक हम लोग और बड़ा वर्कशॉप करेंगे जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि अभी हमारा सर बहुत सारे कार्यक्रम एक साथ ही चल रहा है, तो लोग जुड़े भी हैं। तो हम आप सभी को धन्यवाद और स्पेशली डॉक्टर अविनाश सर को, मीना सामंत मैम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, प्रियंका को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और डॉक्टर शिवाजी सर को भी आभार है दिल से। और हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसी तरह जुड़ के काम करते रहिए। और बिहार थैलेसीमिया पेरेंट्स एसोसिएशन हम लोगों ने बनाया है, इसमें और लोगों को जोड़िए। हम लोगों ने 5-6 दिन पहले, एक सप्ताह 5-6 दिन पहले हम लोगों ने इसका ये प्रोग्राम का बनाया था और मैंने प्रियंका को भेज दिया था। तो और लोग, और खासकर पेरेंट्स को आना चाहिए था, जुड़ना चाहिए था। लेकिन ये जो माध्यम है ये बहुत ही बड़ा माध्यम है। हम लोग ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और इसको हम लोग यूट्यूब पे डालने वाले हैं, बिहार थैलेसीमिया पेरेंट्स के यूट्यूब चैनल पे, और इसको हम लोग स्प्रेड करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोग और भी लोग आइए और जुड़िए साथ में, और इसको हम लोग और स्प्रेड कर सकते हैं ताकि बहुत से लोग इससे लाभ ले सकें। तो सर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग अब इजाजत लेंगे और अगली फिर मिलेंगे सर। प्रियंका आपका नेटवर्क आ गया? नहीं शायद उनका नहीं है, तो अगर अविनाश सर कहेंगे तो हम लोग सर इजाजत करेंगे सर। जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद सब लोगों को, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।